लिखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट बनाइएगा। द नंबर ऑफ कॉलिजन एक्सपीरियंस्ड बाई, जल्दी आइए। द नंबर ऑफ कॉलिजन्स experienced by molecules, the number of collisions experienced by molecules per cc का मतलब per ml of a gas per second is known as collision frequency of the gas, is known as collision frequency of the gas। ठीक है ना। The number of collision experienced by molecules per cc का मतलब per ml of a gas per second is known as collision frequency of the gas। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग, total number of molecules colliding per ml per second is given by per second per ml is given by ये फार्मूला का डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या है स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकेंड पर एम एल पर सेकेंड इज गिवन बाई। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सिग्मा क्या है। सिग्मा है मॉलिक्यूलर डायमीटर, भी है एवरेज स्पीड, और एन स्टार है यहां देखिएगा, एन स्टार है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन स्टार क्या है? लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एन एंड कैपिटल भी, बड़ा सा भी, ये है वॉल्यूम। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन स्टार क्या हो जाएगा एवरीवन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये यहां पे लिख लीजिएगा। अब लिखिए अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। तो ये क्या था? ए था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर एम एल पर सेकेंड, राइट। तो अब मुझे चाहिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस। क्या चाहिए? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस। अब यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस के लिए तो ये है सर, ये तो यहाँ पे आपने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। तो भाई सपोज कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है और 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है पर एमएल, और 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड कोलाइड कर रहा है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि 100 मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करता है।
मान लेते हैं कि अगर हम लोग बाई मॉलिकुलर कोलिजन इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो 50 ही होगा ना भाई। 100 मॉलिक्यूल कोलिजन में इन्वॉल्व है, तो एक कोलिजन देने के लिए कितना मॉलिक्यूल खर्च होगा? समझे नहीं समझे बात को? अगर 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है पर सेकेंड, और अगर हम लोग कोलिजन को बाई मॉलिकुलर कोलिजन, मतलब एक कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल अगर इन्वॉल्व है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 100 होगा या 50 हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस, और यहाँ पे हम लोग एजम्पशन क्या ले रहे हैं? बाई मॉलिकुलर कोलिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई मॉलिकुलर कोलिजन? एट ए टाइम कितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है? फॉर बाई मॉलिक्यूल, यही आपका सिलेबस का पार्ट भी रहेगा, ठीक है। फॉर बाई मॉलिकुलर कोलिजन, तो इसको कितना से डिवाइड करने से काम चल जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो काम चल जाएगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, Z/2 कर दें, और यहां पे Z रहेगा Z/2 मैंने किया बिकॉज यहां पे Z क्या था, जरा बोलिए तो? Z था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। तो मान लेते हैं कि अगर उस पर ml पर यूनिट टाइम में अगर 100 मॉलिक्यूल्स कोलिजन में इन्वॉल्व है, तो 100 मॉलिक्यूल्स कोलिजन में इन्वॉल्व है, तो क्या खुद के साथ कोलाइड करते रहेगा या किसी दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स है बट 2 का पेयर बना हुआ है, 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर ml कोलाइड कर रहा है, कितना मॉलिक्यूल? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मैंने बोल दिया कि ठीक है, इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे, सपोज कीजिए कि आप कंचा ही लिए हुए हैं, करेक्ट? कंचा समझते हैं ना? तो 4 है, और मैं बोल रहा हूं कि पर सेकेंड 4 आपस में कोलाइड कर रहा है, लेकिन 2 ही आपस में पेयर बना के कोलाइड कर रहा है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या 4 बोलेंगे या 2 बोलेंगे? 2 बोलेंगे ना। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, ये था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर ml पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। और तो यहाँ पे अब इस बात पर डिपेंड करता था कि ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है या बाई मॉलिक्यूलर, राइट? अगर ट्राई मॉलिक्यूलर रहता था 3 से डिवाइड करते, और अगर बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब एक कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इस पूरे Z को कितना से डिवाइड कर देंगे? इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? यहां तक करके, हाँ। एक मिनट रुकिए, उसी पे मैं आ रहा हूँ, वही तो पढ़ाने वाले हैं अभी। चलिए यहाँ तक। अब इसको आपको रट जाना है, कोई उपाय नहीं है इसका। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ, उसी पे क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, लिखे तो, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो यहां देखिए स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ये तो किसी एक मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी हुआ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये किसका निकाले हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी? किसी एक मॉलिक्यूल का या पूरे गैस का? ये सैंपल का निकाले हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल, देखिए नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय पर मॉलिक्यूल या बाय 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड गिवन बाय अब दोनों में, यहां देखिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिए भाई। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज है। ये क्या है? ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस,
ये क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? सिंगल मॉलिक्यूल। वहाँ पे एन स्टार है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? एन स्टार है। ये डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। अब लिखिए मीन फ्री पाथ। Mean free path is defined as the mean free path is defined as the average distance traveled by a molecule. The mean free path is defined as the average distance traveled by a molecule between two successive collision. The mean free path is defined as the average distance traveled by a molecule between two successive path. ये तो डिफिनेशन हो गया, अगर डिफिनेशन आएगा तो ठीक है। अब फार्मूला बनाइए, इक्वल लैम्डा इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड divided by number of collision made by a molecule, single molecule per second. Number of collision made by a molecule per second. हाँ, टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए मान लेते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, इसका तो मोशन ब्राउनियन मोशन रहेगा ना, समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ गया, इससे कोलाइड किया। बातों को समझिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक कोलिजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, राइट। फिर यहाँ पे एक कोलिजन हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया S2, फिर यहाँ से फिर यहाँ कोलाइड किया, डायरेक्शन अपन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया S3, करेक्ट। और मैं 1 सेकेंड का ले रहा हूँ, कितना सेकेंड का? 1 सेकेंड का। तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में ये 3 कोलिजन किया, कितना? S1, S2 एंड S3। तो एक्चुअल में S1 प्लस S, ये 3 कोलिजन, सपोज कीजिए आपको समझाने के लिए, क्या इनिशियली बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू व्हाट? यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एवरेज डिस्टेंस ना, एब्सोल्यूट डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस। तो किसी भी गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल का एवरेज डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वी नो दैट किसी भी सैंपल में डिफरेंट मॉलिक्यूल मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड, बट पूरे गैस का सैंपल लेकर किसी एक मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो उसमें हम लोग V1 V2 लेंगे या V एवरेज लेंगे? तो एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V एवरेज इंटू 1 सेकेंड, एक किसके बराबर रहेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3। लेकिन क्या इसको हम लोग मीन फ्री पाथ, टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसके बीच का, तो क्या इसको हम लोग लैम्डा बोलेंगे? हो सकता है डिफरेंट हो, तो हम लोग इसको कितना से डिवाइड कर देंगे? अगर ये एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करने में पर सेकंड अगर 3 कॉलिजन हुआ तो कितना से डिवाइड करेंगे? 3 कॉलिजन। यही मेरा क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड के लिए क्या V इंटू 1 सेकेंड कर दें, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड कितना था फार्मूला? दिस वन,
दिस इज द फ्रीक्वेंसी मेड बाय सैंपल ऑफ गैस, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस है, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल। √2 पाई भी सिग्मा स्क्वायर, क्या भी से भी कैंसिल कर दें? करेक्ट। इस ये आएगा भाई, आएगा नहीं, आ चुका है, मैं क्वेश्चन जस्ट लूँगा। तो मीन फ्री पाथ के लिए प्लीज़ इसको रट लीजिएगा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ठीक है। और जिस पे स्टार लगा रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक मिनट, एक हम लोग बात कर रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल का या सारे मॉलिक्यूल का पर सेकंड ले रहे हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस, इट मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस का मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस पर सीसी पर सेकेंड। तो उसमें किस 1 ml में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रहेगा या सो मेनी मॉलिक्यूल्स हो सकता है? तो पर ml का ले रहे हैं, राइट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस पर ml पर सीसी, इज इट डिफाइंड फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल? वहां पे सो मेनी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस पर ml पर सेकेंड और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल दोनों सेम चीज है या डिफरेंट थिंग है? डिफरेंट थिंग है। तो मैंने एक फार्मूला दिया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस पर ml पर यूनिट टाइम, उसका वैल्यू, उसका फार्मूला क्या था? उसका था, बोलिए, 1/√2 ना, 1/√2 पाई ऊपर था, पाई सिग्मा भी सिग्मा स्क्वायर एन स्टार का स्क्वायर, एन स्टार का स्क्वायर। अब आप इसको डेरिवेशन में मत जाने की कोशिश कीजिए, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, डेरिवेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है। और मैं बोला था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में बस डिफरेंस समझिए कि कोलिजन इस वैल्यू में ए क्या, इसको F1 क्या था? इज इट कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल? इट इज ए बल्क ऑफ मॉलिक्यूल। बल्क ऑफ मॉलिक्यूल 1 ml में जितना मॉलिक्यूल है उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, राइट, करेक्ट। और यहां पे एक किसका था? सिंगल मॉलिक्यूल। ये डिफरेंस है। सेम थिंग था या डिफरेंट थिंग था? डिफरेंट थिंग था। चलिए, तो अब आपको मीन फ्री पाथ समझ में आया? डिफिनेशन से समझ में आ गया है? चलिए, यहां देखिए स्टूडेंट, उसी चीज के लिए तो पढ़ा रहे हैं ना। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, व्हाट द इम्पैक्ट ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल या कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 पे ही बात करते हैं। आप समझे नहीं बात को? 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, बोलिए तो क्या था? एन स्टार, राइट। हालांकि मैं वहां पे आने ही वाला था। हाँ या ना? ये ऑब्जेक्टिव आएगा। और एक मिनट, PV इक्वल टू कितना? nRT। PV इक्वल टू N/Na लिख सकते हैं, राइट। अब P इक्वल टू N/V और R/Na को बोल्ट्जमान कांस्टेंट लिख दे भाई, करेक्ट। और N/V क्या हो गया? N स्टार। N/V इज कॉल्ड व्हाट? N स्टार। अब देखिए, मेरा काम था कि इतना तक करके छोड़ देते हैं, बाकी आपको दिमाग लगाना था। ये एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं वो मुझे क्वेश्चन सेट करना चाहिए था, नहीं। आप तो सॉल्यूशन ही मुझसे करवा लिए कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये मैं क्वेश्चन सेट करता एक्चुअली ये पढ़ाने के बाद, लेकिन आप ही लोग मुझसे पूछ लिए। अब मैं देखता कि आप यहाँ से डिराइव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, करेक्ट।
तो एन बाई वी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन स्टार। और एन बाई वी के लिए क्या लिखिएगा एवरीवन, सर पी बाई के टी, हाँ या ना। तो अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। तो कुछ बातें खुद के लिए भी रहने दीजिए, तभी तो दिमाग खुलेगा। सारा सॉल्यूशन मुझसे ही करवाइएगा। भी के लिए क्या लिखे हैं, 8 RT बाई पाई एम। और एन स्टार के लिए क्या लिखे हैं, P बाई के टी, राइट। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर √8 R बाई पाई एम P बाई √T लिख सकते हैं। सही है। क्या इसको कांस्टेंट मान लिया जाए भाई, मान लिया जाए फॉर ए गिवन गैस। जैसे ही फॉर ए गिवन गैस बोल दिए तो मोलर मास फिक्स हो गया, और गिवन गैस बोल दिए तो गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर भी फिक्स हो गया, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √over टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टेम्परेचर चेंज करेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय सिंगल चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इस तरीके से चेंज होगा। प्रेशर अगर डबल कर देंगे तो व्हाट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा पक्का। और ये डायरेक्टली देखिए, ये फार्मूला याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन सबसे कमाल का बात है यहाँ पे फार्मूला रटना, और प्लस यहाँ इस तरीके से चीज़ों को कन्वर्ट कर देना, करेक्ट है। इसको अब देखे हैं तो इसको बॉक्स में कर लीजिए, यहाँ से ये बात हम लोग बोल सकते हैं। हो गया ना। अब इसी में 1 मिनट रुकिएगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया जाए कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोलिजन फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई PV इक्वल टू nRT, ऐसे भी घुमा क्वेश्चन आ सकता है। PV इक्वल टू nRT और V कांस्टेंट कर दिए फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, तो नहीं लगता P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्वांटिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को P के बदले हम लोग इसको K मान लेते हैं, कुछ है कांस्टेंट, या B मान लेते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे B इंटू टी लिख सकते हैं। तो डिराइव करने के लिए ये तो जनरल हो गया, मतलब जहाँ पे V वेरिएबल, वॉल्यूम क्या रहेगा, वेरिएबल हो सकता है, बट अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखिए तो सही है एवरीवन। और टी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, तब कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, √over T, √over या प्रेशर के साथ कैसे डिपेंड करेगा, तो P इक्वल टू BT, तो T इक्वल टू B बाई क्या, P बाई क्या लिखेंगे, B लिख देंगे T के बदले, तो √P हो जाएगा, हाँ या ना। तो वो देख लीजिएगा। तो मेरा काम था कि यहाँ तक आपको लेकर आ गए, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। समटाइम्स ऐसे पूछा जाएगा कि प्रेशर को डबल कर दिया और टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया। प्रेशर भी को हम लोग क्या किया, डबल, और टेम्परेचर 4 टाइम्स, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अनचेंज रहेगा, 2/2 हो जाएगा ना, 2/√2
√4, तो आपस में कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा F1 क्या था जरा बताइए तो। पाई सिग्मा स्क्वायर, बोलिए, भी एन स्टार था या एन स्टार का स्क्वायर था, रूट पाई सिग्मा स्क्वायर √2, इसका बदले क्या लिख सकते हैं 8r/πm टी, √t को बाहर निकाल दिया एवरीवन। यहाँ देखिए, और एन स्टार का वैल्यू कितना था, है ना। इसका मतलब है ये है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल या ऑफ ए गैस पर ml, ऑफ ए गैस पर ml। तो ये पूरे क्वांटिटी को क्या कांस्टेंट कर दें, एक कांस्टेंट b मान लेते हैं, √t p²/k²t², कितना हो जाएगा। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का स्क्वायर, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी के पावर, कट जाएगा ना भाई, √2 से यहाँ √t से t², तो नीचे बचाएगा कितना, टी के पावर 3/2। सही है। चलिए अब इतना समझाने के बाद आप मुझे गाइड कीजिए, व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मीन फ्री पाथ, व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मीन फ्री पाथ। अब यहाँ से बता सकते हैं, लैम्डा = 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और एन स्टार के बदले क्या पुट कर देंगे, पी वाई कटी था ना, इसका मतलब लैम्डा = KT/√पाई सिग्मा स्क्वायर पी, इसका मतलब लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इफ वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर चेंज करेंगे तो मीन फ्री पाथ पे क्या इफेक्ट आएगा, लिखिए एक लाइन लिखिए तो, इफ वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। If volume is keeping constant, then what is the effect of change of pressure on mean free path? अनचेंज रहेगा, बोलिए क्यों, अरे भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या कांस्टेंट, तो आप पी वी इक्वल टू एन आर टी तो लिखेंगे ही, राइट। अब भी कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब P/T इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, या T/P भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो जितना अमाउंट से प्रेशर को चेंज करेंगे उतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट से प्रेशर को चेंज करेंगे, अगर प्रेशर को 2 टाइम्स कीजिएगा P बिकम्स 2P, तो T बिकम्स 2T हो जाएगा। तो इसका रेशियो चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा बट P/T या T/P का रेशियो चेंज नहीं हुआ। किस कंडीशन के लिए, तो इसमें वेरिएबल के नाम पे ही नजर आ रहा था ना, ये रेशियो ही कांस्टेंट कर दिया, बाकी तो कांस्टेंट ही था फॉर ए गिवन गैस। इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन फ्री पाथ डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर और टेम्परेचर। रीजन क्या बोलिएगा, बिकॉज P/T बिकम्स कांस्टेंट। एक लाइन लिख लीजिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन फ्री पाथ becomes constant because P/T ratio becomes constant.
अब मैं सच बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं एक्चुअली पढ़ाता नहीं था, बट एक साल एडवांस में इस पर क्वेश्चन आ गया। अब उस साल से इसको कैरी ऑन करते हैं। फिर से बोलिए तो मैं क्वेश्चन समझा नहीं। ऐसा एक फ्लूइड अगर वेरिएबल डेंसिटी का एक फ्लूइड ले, मतलब पर ml में अलग अलग नहीं, पूरे गैस का डेंसिटी को इन्फॉर्म मान रहे हैं। ओबियसली सेम डेंसिटी। अब ऐसा नहीं है ना कि कहीं पे कंप्रेसिबल है, कहीं पे इनकम्प्रेसिबल है। डेंसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं पूरे गैस का, तब तो सेम रहेगा, तब तो सेम रहेगा ना। और जनरली तो हम लोग वही काम करते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस कंटेनर के अलग अलग कॉर्नर में क्या डेंसिटी अलग अलग मानते हैं या सेम डेंसिटी मानते हैं? सेम मानते हैं। इतना ही याद रखिए ना, इसी से काम चल जाएगा। सर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन जो लेते हैं F2, उसमें हम इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन भी ले सकते हैं, कभी भी ले। एक ही बात है ना। अब देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता दिए, चाहे सिंगल मॉलिक्यूल का या सैंपल का, तो क्या वहाँ से टाइम पीरियड नहीं निकाला जाएगा? 1/t क्या होता है? 1/t ही तो फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? चलिए नीट वाले बच्चे, आपका क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इस तरीके से आएगा कि कोलिजन मेड बाय ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा, या प्रेशर डबल करेंगे तो क्या आएगा, वो देख लीजिएगा, राइट? एक क्वेश्चन लिखिए, ये यहाँ देखिएगा, ये इंटीजर टाइप में 2016 के एडवांस में आया हुआ है। इंटीजर टाइप में द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस, द डिफ्यूजन, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस is proportional to its mean free path, is directly proportional to mean free path, and also directly proportional to mean speed. देखिए वो लोग कितना बढ़िया से लैंग्वेज बनाते हैं। टेम्परेचर भी ना बोल के एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहे हैं ताकि बच्चे समझ सके, राइट? फुल स्टॉप। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज 4 times, is increased 4 times, and its pressure is increased 2 times, and its pressure is increased 2 times. Full stop. As a result, the diffusion coefficient of this gas, as a result, the diffusion coefficient of this gas increased x times. Increased x times. Then what is the value of x? यहाँ देखिए, अब 1 मिनट, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया। मान 1 मिनट यहाँ देखना है। सपोज कीजिए क्या हम लोग डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नहीं जानते थे, उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा क्या कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है, या खुद ही बता दिए। उन्होंने खुद डिस्क्राइब किया ना कि कोई एक टर्म है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? मीन फ्री पाथ, राइट? तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मीन स्पीड। तो क्या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू वी, है ना? तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट 2 बाई डिफ्यूजन कोएफिशिएंट 1, करेक्ट? फाइनल बाई इनिशियल इक्वल टू क्या लिखेंगे? लैम्डा 2 v2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 v1। एग्री? और यहाँ देखिए लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी तो लिख चुके हैं ना,
बोले क्या था, कोई कांस्टेंट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी। बोलिए हाँ। तो लैम्डा इंटू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 3/2/p, करेक्ट। तो लैम्डा टू भी टू, इसके बदले क्या हम लोग लिख सकते हैं, T2/P2 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई T1 के, देख तो यहां तक सही है, करेक्ट। इसी चीज को मैं यहां पे पुट कर दिया, लैम्डा टू V2 इक्वल टू ए लिख दिया, और लैम्डा 1 V1 इक्वल टू क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, T2/T1 के पावर 3/2 P1/P2, P1/P2। और टेम्परेचर, लेकिन यहाँ देखिएगा टेम्परेचर डिग्री में नहीं बोले 4 टाइम्स, डिग्री में अगर 4 टाइम्स रहेगा वो क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 4 टाइम्स होगा, नहीं होगा। तो कितना बढ़िया से बोला गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 4 टाइम्स किया गया, राइट, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। इसका मतलब ए वैल्यू कितना रहेगा, 4 के पावर 3/2, और ए वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट, हाफ हो जाएगा, एग्री। अब 4 के पावर 3/2 कितना, 8 लिख, इसको 8 लिख सकते हैं, तो 8/2 कितना 4, तो x का वैल्यू कितना रहेगा भाई, 4 रहेगा। इसको 2016 में 3 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। बट अगर मीन फ्री पाथ का टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं देखते हैं, और एवरेज स्पीड तो हम लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड तक आप काम चला लेते हैं, बट मीन फ्री पाथ को आपको जानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनता, अदरवाइज ये क्वेश्चन छूट जाता, ठीक है। तो एक डेमो दे दिए कि क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, टफ नहीं था, बस ये जानना था कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, एग्री ना। हो जाएगा यहाँ तक। तो आपको क्या कौन कौन सा फार्मूला पे केयर करना है, मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट होता है वो देख लीजिएगा, उसको बॉक्स बना के रट जाइएगा। इसको हटाया जाए, अब लिखिए स्टूडेंट, ब्रैकेट लिखिएगा, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और उसमें पहला पॉइंट बनाइएगा, रियल गैस डू नॉट ओबे द आइडियल गैस लॉ, रियल गैस डू नॉट ओबे the ideal gas law exactly under all condition of temperature and pressure. The real gas do not obey the ideal gas law exactly under all condition of temperature and pressure. Second point बनाइए, experiment shows that at low pressure and high temperature, gases behave ideally. At low pressure and high temperature, gases behave ideally. But as the pressure is increased,
और टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड a markable deviation from ideal behavior, a markable deviation from ideal behavior is observed. अब एक मिनट आपको समझने का रिक्वायरमेंट है, ध्यान सुनिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसके लिए है भाई? आइडियल गैस के लिए। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जितना भी पॉइंट लिखे थे उसमें एक पॉइंट ये भी लिखे थे कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के साइज को हम लोग क्या करते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं। और दूसरा एक और चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट किए थे, वो था देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मॉलिक्यूल के साइज को हम लोग गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या? कंटेनर का वॉल्यूम, उसके रेस्पेक्ट में इग्नोर कर दिया। दूसरा अट्रैक्शन को भी इग्नोर कर दिए हैं। एक मिनट पहले समझ लीजिए, पता है ना कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा इक्वेशन? और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया है, नीट में भी आ सकता है और जेईई मेन में, मतलब फ्रीक्वेंट तो आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ देखिए भाई, मान लेते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल इज वेरी टीनी पार्टिकल, करेक्ट? तो जब तक वॉल्यूम ज़्यादा है, ऐसे रियल सेंस में वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ या फ्री मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन कंटेनर का अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू, तब यहाँ पे एक पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम लोग मानते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है फ्री स्पेस, करेक्ट? वो हम लोग आइडियोलॉजी ले लेते हैं, आइडियल। और जानते हैं कि आइडियल कुछ होता नहीं है, 99% केस में तो रियल ही होता है ना। जैसे जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, वो लगता है कि आइडियल प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, उसमें आपने एयर ड्रैग लिया नहीं लिया ना, क्लाइमेट का चेंज लिया, जी का वेरिएशन लिए नहीं लिए, राइट? तो सर उतना नहीं लिए फिर भी तो आंसर मार्क्स आ जाता है। तो भाई तो उसी के लिए क्वेश्चन ही सेट किया गया है कि अभी आप यहाँ से सीखना स्टार्ट कीजिए, राइट? लेकिन जैसे ही अगर प्रेशर को हाई करेंगे, तो प्रेशर अगर हाई करते हैं तो वॉल्यूम लो होगा। टेम्परेचर को कुछ देर के लिए कांस्टेंट मानकर, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के प्रेशर को हाई कीजिएगा, राइट? दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो आप सही से नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो फॉर मोमेंट मान लीजिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर हाई करेंगे, तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, राइट? तो भाई डिस्टेंस कम होने से दो बात। पहला बात तो है कि जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, और नाउ इफ वॉल्यूम बिकम वेरी लेस, तो नहीं लगता है कि यहाँ पे अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का और यहाँ पे जो वॉल्यूम अवेलेबल है गैस कंटेनर का, यहाँ पे अगर हम प्रेशर को बहुत हाई कर दिए हैं, प्रेशर हाई मतलब 500 atm 1000 atm समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट में जितना वॉल्यूम बचा है, उस पूरे इस वॉल्यूम में से अब नाउ गैस मॉलिक्यूल का सारे मॉलिक्यूल का हम लोग को वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। वजह, गैस मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ चुका है। यहाँ पे क्या था, एक दूसरे से अच्छा खासा डिस्टेंस पे था, तो वहाँ पे हम लोग पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ही मानते थे फ्री स्पेस, राइट? बट जहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन होगा कि जहाँ पे भी इज वेरी लेस, तो उस केस में भी वॉल्यूम अवेलेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से किसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे? सारे मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट? और इस वॉल्यूम को यहाँ से माइनस कर देंगे, तब जो वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और माइनस व्हाट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, ऑल मॉलिक्यूल्स। अब वो क्या वैल्यू रहेगा मैं सिखाऊंगा। पहला बात तो ये हो गया।
नेक्स्ट नहीं होता, गैस मॉलिक्यूल पास आने से अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिएगा, समथिंग लाइक दैट। सपोज कीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप दो फ्रेंड हैं, लेकिन एक इधर से गणेशगुरी से कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड बुलेट से, और एक उधर से आ रहे हैं बुलेट से। अचानक से देख भी तो ऐसे होगा, रुक कर थोड़ा अचानक से ब्रेक लगा के बात करना स्टार्ट कीजिएगा, अट्रैक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर पैदल चलते हुए मिल गए तो अरे कितना दिन के बाद मिले हो, राइट। तो देयर इज अट्रैक्शन। तो एक्चुअली टेम्परेचर, एक जस्ट समझाने के लिए कहानी बनाना पड़ता है। टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड कम होगा, राइट। स्पीड का अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो मॉलिक्यूल का स्पीड कम रहेगा या बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इंट्रैक्शन होने का चांस कम रहेगा। और टेम्परेचर कम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल का स्पीड भी क्या होगा, कम होते तो ऐसा भी हो सकता है कि गैस से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से सॉलिड, ऐसे ही तो होता है ना। पहले क्या होगा, कंडेंसेशन, फिर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। तो कंडेंसेशन का मतलब हुआ क्या कि मॉलिक्यूल एक से दूसरे से दूर जा रहा है या पास आ रहा है, पास आ रहा है, करेक्ट। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में रहेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स में। उससे कम अट्रैक्शन किस में रहेगा, लिक्विड में। और उससे भी कम अट्रैक्शन किस में रहेगा, गैस में रहेगा। तो बातें समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि पहला ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि रियल गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कौन सा दो अजम्पशन के कारण आ रहा है, कौन सा दो अजम्पशन रियल गैस में नहीं होता जिसके वजह से वो नॉन आइडियल गैस हो जाता है। पहला कौन सा, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी काउंट में लेते हैं, और दूसरा अट्रैक्शन को भी काउंट में लेते हैं, करेक्ट। वहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हम लोग काउंट में नहीं ले रहे थे। इसका मतलब है कि आइडियल गैस से रियल गैस में आने के लिए दो एजम्पशन को वहाँ पे हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब ये दो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। कौन सी चीज़ों को, मॉलिक्यूल के वॉल साइज को हम लोग यहाँ पे काउंट में लेंगे और अट्रैक्शन को भी हम लोग यहाँ पे काउंट में लेंगे, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा, रुकिए। इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा भाई, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछने का प्रबल संभावना रहता है, थोड़ा नहीं। इसका मतलब P वर्सेस, यहाँ देखिए, आइडियल गैस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आइडियल गैस का P वर्सेस V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर T को कांस्टेंट मानते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ए एक्सिस और ए एक्सिस क्या होता है, पैरेलल। लेकिन रियल गैस, तो रियल गैस और आइडियल गैस का P वर्सेस V का ग्राफ सेम कॉन्साइड करेगा या कॉन्साइड नहीं करेगा, और कॉन्साइड कहाँ पे करने का चांस रहेगा, इफ वॉल्यूम बिकम्स वेरी लार्ज। तो वॉल्यूम लार्ज कब होगा, जब प्रेशर लो होगा। और किस कंडीशन पे बोला गया है कि आइडियल बिहेवियर होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड, तो लो प्रेशर, इसका मतलब है कि सर जैसे जैसे नीचे आएगा, मान लेते हैं कि ये ग्राफ मेरा आइडियल गैस का है और ये ग्राफ अगर मेरा रियल गैस का है, राइट। तो आइडियल गैस और रियल गैस का ग्राफ वॉल्यूम जहाँ पे लार्ज होगा, लार्ज वॉल्यूम पे कॉन्साइड करेगा, बट जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो एक दूसरे से डिविएट करेगा। दोनों ग्राफ सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो रियल गैस और रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस का ग्राफ के ऊपर रहता है, T कांस्टेंट पे। कौन ऊपर रहता है, रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ के ऊपर रहेगा। और कहाँ पे कॉन्साइड करने का चांस रहेगा, या कहाँ पे जाकर कॉन्साइड करेगा, वॉल्यूम लार्ज पे। और जब प्रेशर हाई रखेंगे, तो प्रेशर हाई रखेंगे तो आइडियल गैस कुछ और रहेगा, आइडियल गैस और रियल गैस कुछ और रहेगा, तो साथ में रहेगा या डिविएट हो जाएगा। और ये डिविएशन, इसके बीच का जो गैप है वो जैसे जैसे प्रेशर हाई रहेगा कम होगा या ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, डिविएशन हो रहा है। और कहाँ पे डिविएशन होने का चांस कम है, जहाँ पे प्रेशर लो और वॉल्यूम हाई, तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहने से दोनों बात हो गया, वॉल्यूम लार्ज है तो मॉलिक्यूल के साइज को इग्नोर कर देंगे, अब वॉल्यूम लार्ज है तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पे काउंटेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर प्रेशर इज सो मच हाई, समथिंग लाइक 200 atm 500 atm, तो उस केस में वॉल्यूम भी कम हो गया
और मॉलिक्यूल क्लोज भी आ गया तो डिविएशन होगा। तो कहाँ पे डिविएशन होगा? हाई प्रेशर पर डिविएशन होगा, बट लो प्रेशर पर डिविएशन। तो लो प्रेशर पर रियल गैस और रियल गैस का ग्राफ आपस में कॉन्साइड करते हुए नजर आएगा। समझ में आया है ये बात? ठीक है, लिखिए, ड्रॉ कर लीजिएगा। अब नीचे पॉइंट बनाइएगा। कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नीचे लिखिएगा, द कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर due to two assumption of kinetic theory of gases, due to two assumption of kinetic theory of gases. First one, the volume occupied by gas molecule is negligibly small. The volume occupied by gas molecule is negligibly small as compared to volume occupied by gas, as compared to volume occupied by gas. But एक किसका assumption था? एक kinetic theory of gas का assumption था, right? But this assumption valid only at, but this assumption is valid only at low pressure and high temperature. But this assumption is valid only at low pressure and high temperature. Comma, if the pressure becomes too high, if the pressure becomes too high, the total volume of the gas will decreases. एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, प्रेशर बिकम्स टू हाई तो क्या कम होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब कंटेनर का। बट प्रेशर हाई करने से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा? मॉलिक्यूल स्पंज बॉल थोड़े है, रबर का बॉल नहीं है। मॉलिक्यूल को हम क्या मानेंगे? एक सॉलिड टीनी पार्टिकल्स, राइट? तो वॉल्यूम कम हो रहा है, किसका कम हो रहा है? कंटेनर का, राइट? बट उसका कंटेनर का वॉल्यूम कम होने से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ रहा है? मॉलिक्यूल का साइज जो रहेगा वही रहेगा ना, राइट? बट इफ प्रेशर बिकम्स टू हाई, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीजेस, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीजेस while the volume of the molecule will remain almost same, while the volume of molecules will remain almost same because molecules are incompressible, because molecules are incompressible. Therefore, under condition of high pressure, therefore under condition of high pressure, the volume occupied by gas molecule, the volume occupied by gas molecule cannot be neglected, cannot be neglected in comparison with total volume of the gas, cannot be neglected in comparison with total volume of the gas. एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हो गया? अब लिखिए, ये पहला एजम्पशन को मैंने क्लियर किया, राइट? सेकंड एजम्पशन की बात कर रहा हूं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल इन केटीजी, but the second assumption is expected to valid, at low pressure or at high temperature. At low pressure or at high temperature. Because under this condition, molecules are far apart from each other. Comma, but at high pressure or at low temperature, the volume becomes small, and molecules lies closer to one another. Therefore, intermolecular force of attraction cannot be neglected. चलिए, ये पूरा थियोरेटिकल बात था। ये ग्राफ समझ में आ गया है? ये दो बात समझ में आ गया? अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में। करेक्ट? यहां देखिएगा भाई, गैस, यहां देखिए गैस का दो कैटेगरी, आइडियल गैस और रियल गैस। रियल गैस में दो टाइप का डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। करेक्ट? और ऐसा ही एक डिटो सेम चीज पढ़ाऊंगा क्लास 12th में आप लोग को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में। उसमें भी सॉल्यूशन में होता है क्या, एक रियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट? और वहां भी दो डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। तो सॉल्यूशन में भी दो डिविएशन, मतलब सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। गैस भी दो टाइप का, आइडियल गैस और नॉन। यहाँ भी दो टाइप का डिविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वहाँ भी दो टाइप का डिविएशन, पॉजिटिव एंड, पढ़ाया ना आप लोग को 12th बच्चे, और ड्रॉपर का पढ़ाया गया है। कुछ तो सिमिलरिटी मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? बोलिए, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, चलिए तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखिए, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखते हो मैंने क्या लिखा? मोलर वॉल्यूम मतलब एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, मतलब एक्सपेरिमेंटल मोलर वॉल्यूम, राइट, और डिवाइडेड बाय आइडियल मोलर वॉल्यूम। 1 मोल के वॉल्यूम को क्या हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। राइट? इसको मैं Vm से इंडिकेट कर रहा हूं, तो Vm रियल और डिवाइडेड बाय Vm आइडियल। इसी को एक्चुअल में, ये है ओरिजिनल फार्मूला, बाकी यहां से ही बाकी फार्मूला आएगा। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए अब यहां से पहला ऑब्जेक्टिव,
आपके पास अब यहाँ पे जेड का ध्यान सुनिएगा, अगर जेड का वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। ध्यान से देखिए तो करेक्ट है ना। और जेड का वैल्यू 1 रहेगा तो वीएम रियल और वीएम आइडियल डिफरेंट रहेगा, सेम हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीएम रियल becomes equal to what, वीएम आइडियल। और जेड अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या बोलेंगे एवरीवन, पॉजिटिव डिविएशन। अब ध्यान से देखिएगा, जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इसको क्या बोलना है आज के बाद, पॉजिटिव डिविएशन। तब ये क्या लिखिएगा, जेड ग्रेटर देन 1 इम्प्लाई वीएम रियल वीएम आइडियल ग्रेटर देन व्हाट 1 इम्प्लाई व्हाट, वीएम रियल ग्रेटर देन व्हाट, वीएम आइडियल। एक मिनट, इसका मतलब सर ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब है कि पॉजिटिव डिविएशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आया है या एक दूसरे से दूर गया है। मान लेते हैं कि आपको बोल दिया कि आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए था 10 लीटर, कितना लीटर, 10 लीटर, बट मैं बोल दिया कि डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन है। यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वीएम रियल लेस देन 10 लीटर रहेगा या मोर देन 10 लीटर रहेगा, मोर देन 10 लीटर रहेगा। करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, वीएम रियल का वैल्यू वीएम आइडियल से कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा। अभी हाल बात हम लोग कर रहे हैं 1 मोल गैस का, बट उसको जनरलाइज तो कर सकते हैं। तो अगर मेरा आइडियल वॉल्यूम है 10 लीटर और डिविएशन पॉजिटिव है तो रियल वॉल्यूम लेस देन 10 लीटर होगा, इक्वल टू 10 लीटर होगा या मोर देन 10 लीटर रहेगा, मोर देन 10 लीटर रहेगा। करेक्ट, इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहा है या एक दूसरे से दूर जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन का टेंडेंसी है, रिपल्सन का टेंडेंसी है। करेक्ट, यहां देखिए, और अगर जेड लेस देन 1 रहेगा देन इसको बोलते हैं निगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो निगेटिव डिविएशन का मतलब हो गया यहां पे इंप्लाई वीएम रियल और डिवाइड बाय वीएम आइडियल लेस देन 1 इंप्लाई वीएम रियल लेस देन वीएम आइडियल। चलिए, क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 6 का पहला क्वेश्चन देखिए। तो ये पूछा हुआ है और समझिए फ्री में मार्क्स है। क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जितना देर में आप लोग असाइनमेंट निकाल रहे हो उतना देर में तो आंसर आ जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना है। क्लास 2 असाइनमेंट है ना, उसमें क्लास असाइनमेंट सेकेंड का एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, बी होगा। ये तो आप देखते हुए आंसर, इसमें पेन उठाने का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि लेस देन यूनिटी, इसका मतलब निगेटिव डिविएशन। तो जेड नहीं लगता कि इसी फार्मूला पे एक क्वेश्चन था। अरे देखिए, जनरली होता क्या है ना कि जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी मोस्ट ऑफ जगह लिखा रहता है, राइट। जेड इक्वल टू क्या लिखा रहता है, आप देखिएगा बुक पढ़िएगा तो ये लिखा रहता है। मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैं इसका रियल ओरिजिन से स्टार्ट किया, जैसे कि चीज़ों को आप ज़्यादा समझ सकें। ठीक है, क्योंकि ये जानते ये नहीं जानते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। अब तो यहाँ पे डिट्टो समझ में आ गया।
इसका मतलब जेड लेस देन 1, तो वी एम आइडियल लेस देन व्हाट, सॉरी वी एम रियल लेस देन वी एम आइडियल। और आइडियल गैस का एसटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर, यहाँ में मोर देन 22.4 लीटर रहेगा, लेस देन 22.4 लीटर रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। लिख लीजिए वहाँ पे, एक क्वेश्चन तो बन गया, ठीक है ना। इसी का 4 मार्क्स है। तो सर ये तो बहुत आसान था, कोई बात नहीं, जेड पढ़ के जाएंगे तब ना आसान है, जेड पढ़ के जाते ही नहीं, छोटे नहीं, कंपोजिटिव फैक्टर छोड़ देते हैं। ये तो इसलिए सो बहुत सारा है। सपोज कीजिए कि आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ आज समझने में डिफिकल्टी हुआ, लेकिन सिर्फ फार्मूला रट के जाइएगा और यहाँ पे पी एन टी का देख लीजिएगा, उस वही डायरेक्ट पूछा जाएगा, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए बहुत सारा टाइम पर रहता है ना कि सर डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में आप 1 आवर क्यों वेस्ट कीजिएगा जबकि पूछा ही नहीं जाएगा। डायरेक्ट जो पूछा जाएगा तो क्वेश्चन एडवांस का भी दिखा दिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो आपको समटाइम्स अगर टीचर बोलता है कि नहीं इस चीज़ को मत कीजिए, बस इतना से काम चल जाएगा, मतलब वहाँ से उतना से ही काम चलेगा। हो गया ना। हाँ मतलब रियल केस में हम मॉलिक्यूल्स के रेडियस को कंसीडरेशन में लेते हैं। आएंगे यस लेते हैं, मॉलिक्यूल के साइज को ही कंसीडर ले रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल के रेडियस को कभी कंसीडर, साइज कैसे निकलेगा भाई। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में या वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल निकालने के लिए फिर ये नहीं सोचना है कि सर ये तो टेट्राहाइड्रल है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसको एक स्फीयर मानते हैं। क्या मानते हैं, इसका रेडियस अगर पता रहेगा तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या 4/3 पाई आर क्यू लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो ऑब्वियसली रेडियस पे डिपेंड करेगा। ओके एवरीवन, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जेड इक्वल टू क्या था भाई, वी एम रियल वी एम आइडियल। पी वी इक्वल टू व्हाट, एन आर टी। तो वी एम इक्वल लिख सकते हैं आर टी बाई पी। किसके लिए, व्हेन एन इक्वल टू 1, व्हेन एन इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू वी एम बाई आर टी बाई पी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी वी एम बाई आर टी। लिख लीजिए। यहाँ पे जो वी एम है भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो वी एम है वो आइडियल गैस का वॉल्यूम है या रियल गैस का। इसके बदले तो मैंने पुट कर दिया ना वैल्यू, राइट। अब यहाँ देखिएगा, लेट वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इफ वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, मान लेते हैं कि n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब v है, ये b है रियल गैस का, आइडियल गैस का नहीं। ये टोटल गैस का वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम, नॉट आइडियल वॉल्यूम। v रियल इक्वल टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो Vm रियल इक्वल टू क्या, V बाई N लिख सकते हैं। N मोल का वॉल्यूम V है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना रहेगा, V बाई N। तो क्या इसके बदले F पुट कर पाएंगे। तो Z का फार्मूला क्या बन जाएगा, PV बाई N RT इक्वल टू वाट, PV बाई NRT। अब कैंसिल मत करिएगा कि सर PV ऊपर है नीचे NRT, तो PV इक्वल NRT, NRT बाई NRT 1। इसके बदले आप NRT लिख नहीं सकते हैं। ये आइडियल रहा या यहाँ पे रियल है, रियल है, समझ गए। तो PV बाई NRT। तो अब Z का दूसरा फार्मूला आपके पास, PV बाई NRT। वजह क्या है, 1 मिनट, अगर आइडियल गैस रहेगा तो Z का वैल्यू 1, तब लिखेंगे PV इक्वल टू व्हाट,
NRT। और अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, कितना रहेगा? तो PV लेस देन NRT। और ग्रेटर देन 1 रहेगा देन PV ग्रेटर देन NRT रहेगा। इज इट राइट? यहाँ तक समझ में आ गया बातें? चलिए, इसको हटाया जाए भाई। कुछ लोग ऐसे मजाक में क्लास छोड़ रहे हैं, बोला अच्छा गैसियस स्टेट तो ही है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो 11th क्लास का जो टॉपिक रेगुलर क्लास में चल रहा है, क्योंकि सिलेबस इज सो वास्ट इंटरेस्ट लेवल तक, ये सारे क्लासेस करते रहिए। ऑफलाइन नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन लाइव भी रहिए। और ये बात खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और नहीं अगर ट्रस्ट है तो आपके साथ कुछ आपके सुपर सीनियर भी हैं, पता नहीं है, सीनियर के सीनियर, तो उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा कि नहीं ठीक से पढ़ने से बाद में क्या दिक्कत होता है। बाद में दिक्कत ये होता है कि सुबह शाम इनको क्लास करना पड़ता है ना, सुबह भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा मौका है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो अभी कवर कर लीजिए, क्योंकि इतना तरीके से किया हुआ है, बाद में इतना टाइम नहीं रहता है इतना लाहे लाहे पढ़ने का। अभी आपका क्या लाइफ में टेंशन है? कुछ नहीं है, बस पढ़ना ही तो एक टेंशन है। तो सर वही सबसे बड़ा टेंशन है कि पढ़ना पड़ रहा है। 9th और 10th में कितना लाइफ आसान था, आप जितना नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उतना पूरा साइंस था। जितना नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उतना ही पूरा साइंस था, और वही लगता था कि बहुत है। तो देखिए हम लोग का पोटेंशियल कैसे स्ट्रेच हो जाता है। नहीं, जैसे जैसे आगे की क्लास में जाते हैं तो पढ़ने का कैपेसिटी बढ़ते जाता है। और यकीन मानिए आप जितना 2 साल में पढ़ते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में उतना 4 महीना में 1 सेमेस्टर में ख़त्म होता है। तो वहाँ तो और भी पढ़ना पड़ेगा, और हो जाता है। जैसा देश वैसा भेष, राइट। और वहाँ अगर पढ़ने के बाद मुझे तो बिल्कुल याद कीजिएगा कि हाँ सर बोलते थे, तो वहाँ जब जितना 4 महीने में पढ़िएगा ना, तो फिर याद आएगा काश इतना अगर हम लोग उस टाइम पे पढ़ लेते तो टॉप कर जाते। इतना कुछ याद रखना पड़ता है। और ख़ास करके देखिए इंजीनियर का लाइफ थोड़ा आसान भी रहता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो बस एग्ज़ाम का 5 दिन पहले बिल्कुल सन्नाटा रहेगा हॉस्टल में, लगेगा कोई आदमी ही नहीं है, भूत बंगला, राइट। क्योंकि 10 दिन पहले वो लोग सीरियस रहते हैं, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ते हैं, हर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। अब बाकी बहुत कूल टाइप का लाइफ होता है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। और जिनको 10 पॉइंटर लाना है, होता ना किसी को पढ़ने का कीड़ा, रहना भी चाहिए। नहीं है तो देखिए मैं यहाँ पे हूँ, अगर सही से और थोड़ा सा वहाँ पे अलर्ट हो जाते तो आज की डेट में IAS वगैरह बन जाते, कैट कर लेते। तो कहीं ना कहीं एक गिल्टी है, या शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का एक प्लानिंग टीचिंग लाइन में कहीं ना कहीं। मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने कैरियर को लेकर, एकदम ट्रुथ बात बता रहा हूँ। या मजबूरी कहिए, जॉब रिजाइन देकर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस गुवाहाटी शिफ्ट हुआ, तो लेकिन पढ़ने का टाइम बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अगर अच्छे जगह पर पहुंच गए तो उसका मैक्सिमम यूज़ कीजिएगा। ये मत सोचिएगा जल्दी से पैसा कमाएं, पहले एक सही जगह पकड़िए। नहीं लगता कि IIT से BTech और कैट कर लेते IIM से मैनेजमेंट, तो कभी मेरा लाइफ स्टाइल और कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब भौतिक सुख का बात मैं कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू मनी, तो वो भी तो ज़रूरी है। तो किसी और स्केल पे काम करते रहते। अभी क्या रहता है कि हम लोग का करियर यहाँ पे क्या है, जब तक बड़ा बड़ा कोचिंग नहीं आया था तब तक था कि चलो भाई बच्चा आएगा ही आएगा। अभी हर साल करियर का रिस्क है, हर साल ये सोचते हैं ना कि नेक्स्ट क्या होगा, राइट। हालांकि उस बात से डरते नहीं हैं, जो होगा देखा जाएगा। पहले सब ज़्यादा टेंशन आता था, अभी क्या है जितना भी आएगा सबको पढ़ाया जाएगा और मेहनत करते रहिए और उसका रिजल्ट सही रहता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है। और अगर अच्छे जगह से रहते तो सैलरी बहुत बड़ा पैकेज पे काम करते रहते, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा पैकेज पे। और 10 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। इसलिए आप लोग को सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर भगवान थोड़ा सा दिमाग देकर धरती पे भेजे हैं, IQ लेवल है, तो बढ़िया से उसका यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे जगह पे पहुँचिएगा। देखिए मैं इस अपना जो अभी मेरा जॉब है करियर, उससे मैं रिग्रेट नहीं फील करता हूँ। मतलब ऑब्वियसली अगर इसको एंजॉय नहीं करते रहता तो कितना टाइम तक मैं क्लास में आकर खड़ा रहता, नहीं रहता। मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। बट सम हाउ मुझे क्या आपको गाइड करना चाहिए कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है जो बनना चाह रहे हैं, तो और आगे तक जा सकते हैं अच्छे जगह से।
इसलिए उन वहाँ पे मिसगाइड बहुत सारे बच्चे होता क्या है ना, मेरे साथ क्या होता मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जैसे ही आईआईटी के अंदर गया तो कुछ ऐसे भी सीनियर मिल गए जो बोल दिए ठीक है अब तो आईआईटी हो गया, पढ़ाई लिखाई मत करो, जॉब लग ही जाएगा। तो मुझे लगा बहुत अच्छा बात है, 3 साल तो जगह बहुत पढ़े हैं आईआईटी करने से पहले। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज पड़ने लगते हैं। बस अब फिर आपको याद आ जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बस पास करना है राइट, किसी तरीके से कंपनी में जॉब लग जाएगा। जबकि वो बहुत अच्छा जगह था, वहाँ से बहुत आगे तक जाया जा सकता है। तो मेरे ही कोई बैचमेट अगर आज के डेट में बीटेक वहाँ से किया आईआईटी से और कैट भी क्रैक कर लिया, कम से कम 15 ऐसा मेरा फ्रेंड है बैचमेट सेम ब्रांच का, तो वो लोग कर सकता था तो हम लोग भी कर सकते थे। या कोई आईएएस का भी क्रैक कर लिया तो कर सकते थे। बट वही है कि मिसगाइड हो गया, और एक बार पढ़ाई से मन हटेगा तो पढ़ना इतना आसान थोड़े है। लेकिन 1 वीक मत पढ़िए, तो वापस उस मोमेंटम में आने में आपको टाइम लग जाएगा राइट। नहीं तो कभी घर घूम के आइए बिहू में अरे 1 वीक तक रह के आइए, नहीं लगता कि सेम मोमेंटम रहेगा, या मोमेंटम लाने में अगला 7 डेज लगेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट गैस इक्वेशन। यहां देखिएगा, तो एक्चुअल में वान डेर वाल गैस इक्वेशन में पी आइडियल लेंगे या अभी यह आइडियल गैस रहा या रियल गैस, तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन का ही नाम क्या है, रियल गैस। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करेक्शन। तो सबसे पहले 2 जगह करेक्शन करना पड़ेगा। बातों को समझिए, मान लेते हैं प्रेशर तो यहाँ पे फील होता है ना, प्रेशर ऑफ द गैस कहाँ पे फील होता है, तो मान लेते हैं कि जितना मोमेंटम से कोलाइड करने जा रहा है, तो जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में इसका जब कोलिजन दिखाए थे तो इस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया गया था, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे कोलाइड करने जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना प्रेशर से यहाँ पे कोलाइड होना, जितना प्रेशर इसके वजह से डेवलप होना चाहिए था उतना प्रेशर डेवलप होगा या उससे थोड़ा कम प्रेशर डेवलप होगा। इसका मतलब है कि आइडियल प्रेशर जो होना चाहिए था, आइडियल प्रेशर का मतलब विदाउट अट्रैक्शन, तो आइडियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में रियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, बोलिए कम रहेगा। रियल प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आइडियल प्रेशर। वजह क्या बना, अट्रैक्शन। 1 मिनट, तो अब मुझे करेक्शन करना है और इस रियल प्रेशर को, कौन सा प्रेशर को, रियल प्रेशर को अगर आइडियल प्रेशर में कन्वर्ट करना है मतलब एरर आना स्टार्ट हो जाएगा ना भाई, क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, एरर। तो इस रियल प्रेशर को आइडियल प्रेशर में अगर कन्वर्ट करना है तो कुछ माइनस करेंगे या कुछ प्लस करेंगे, प्लस करेंगे ना भाई। आइडियल प्रेशर कम था, सॉरी आइडियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था और रियल प्रेशर, तो रियल प्रेशर में कुछ ऐड करेंगे तो आइडियल प्रेशर बन सकता है राइट। दैट्स भाई P इक्वल टू यहाँ पे होता है P आइडियल इक्वल टू P रियल और प्लस A/V स्क्वायर। ए बाई ये क्यों होता है A/V स्क्वायर बाद में समझा दूंगा, ठीक है। VM यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या है, वान डेर वाल कांस्टेंट। 1 मिनट, यहाँ से ही तो कहानी स्टार्ट होगा, वान डेर वाल कांस्टेंट। ए स्टैंड फॉर व्हाट, ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये किसके लिए है, यहाँ पे जो करेक्शन कर रहे हैं वो साइज फैक्टर देख रहे हैं या अट्रैक्शन की वजह से है,
तो लिखिए ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन, ए स्टैंड फॉर attraction of the molecule. एक मिनट ध्यान सुनिएगा, वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेज, एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, बोल सकते हैं। और इस चीज को मैं दोबारा लेकर आऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, जहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाएंगे, राइट। तो जो वहाँ पे वान डेर वाल्स केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है एच बॉन्डिंग एंड वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहाँ जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो वो वान डेर वाल्स यही एक्चुअली यही है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना ए स्टैंड फॉर व्हाट, अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। कौन सा अट्रैक्शन, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज इट राइट। तो ए का वैल्यू ज़्यादा तो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ज़्यादा। अब एक मिनट रुकिए, ए का वैल्यू ज़्यादा तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा या कम, ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल दूर रहेगा या पास आने का टेंडेंसी रहेगा, और मॉलिक्यूल अगर पास में आएगा तो वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड में जाएगा। इसका मतलब ए इंक्रीजेज चांस ऑफ लिक्विफिकेशन। एक और पॉइंट लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेज चांस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इंक्रीजेज। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, भी है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, करेक्ट। लेकिन यहां पे आइडियल वॉल्यूम, तो आइडियल वॉल्यूम के लिए क्या मानिएगा, आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फ्री स्पेस अवेलेबल। तो यहाँ पे आइडियल वॉल्यूम के लिए क्या, जो रियल वॉल्यूम जो है उसमें से किसको माइनस कर दें, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को माइनस कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अभी आप जस्ट बी लिखिए। ये बी क्या है मैं समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए। यहां देखिए ये वीएम आइडियल भाई, वीएम आइडियल, आई क्या है वीएम रियल। तो यहां देखिए, और कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। इसका मतलब बी स्टैंड फॉर व्हाट, बी है वॉल्यूम करेक्शन, क्या है, ए बाई वी स्क्वायर क्या है, प्रेशर करेक्शन, और बी क्या है, वॉल्यूम करेक्शन फॉर, तो बी इज द वॉल्यूम करेक्शन फॉर हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल। एक मिनट, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि B का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शायद ये भी लग रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, B इज द वॉल्यूम करेक्शन, B क्या है, वॉल्यूम करेक्शन फॉर 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैंने ये नहीं बोला कि B इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, B का वैल्यू मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे चल कर देखिएगा तो B का वैल्यू ये रहेगा, दिस इज B, ये है ना वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ, बट इसमें फोर्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। इसलिए यहाँ पे बी को वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल मत मानिएगा, एक कुछ और है। लेकिन ये इसको तो पढ़ेंगे क्या, इट इज अ वॉल्यूम करेक्शन ड्यू टू 1 मोल ऑफ द गैस। देखिए इट इज अ वॉल्यूम करेक्शन ड्यू टू 1 मोल ऑफ गैस। एक मिनट स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, अगर रियल प्रेशर को नॉन आइडियल गैस के प्रेशर को अगर आप करेक्ट कर दिए, और जिसके वजह से उसमें करेक्शन कर रहे थे, जो एरर आ रहा था वो करेक्शन कर दिए, तो बन गया आइडियल गैस। और रियल वॉल्यूम को भी अगर आपने करेक्शन कर दिया, राइट, तो क्या हो गया, और भाई पी आइडियल भी आइडियल इक्वल टू एनआरटी तो हम लोग लिखते ही हैं, पी भी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए लिखते हैं, आइडियल गैस। तो पी आइडियल भी आइडियल इक्वल टू व्हाट, और अगर 1 मोल का बात है, कितना मोल का,
RT कितना मोल के लिए? 1 मोल के लिए, करेक्ट है। और इसके बदले ए लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि देखिए, देखने का नज़रिया अलग था भाई। ये एक्चुअल में हम लोग आइडियल वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या है, करेक्ट विथ करेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। बट नहीं लगता कि इनडायरेक्टली आप पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखे हुए हैं। दिस इज फॉर व्हाट, पी आइडियल। ये क्या है, वी आइडियल इक्वल टू व्हाट, एन आर टी। आर टी 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? तो आज के बाद कोई पूछेगा, यहाँ देखिए, आज के बाद कोई पूछेगा वान डेर वाल गैस इक्वेशन, तो आप ए लिखेंगे, बट दिमाग में चलना चाहिए कि पूरा ब्रैकेट है पी आइडियल करेक्शन के साथ, राइट। ये क्या है, पी आइडियल या पी रियल, और रियल में हम लोग करेक्शन कर दिए तो क्या बन गया, ये क्या है, भी रियल, उसमें करेक्शन कर दिए तो क्या बन गया, भी आइडियल, करेक्ट है ना। तो पूरा ब्रैकेट स्टैंड फॉर व्हाट, पी आइडियल है, पूरा ब्रैकेट स्टैंड फॉर भी आइडियल। इसमें एक बहुत आसान क्वेश्चन नीट में आते रहता है, राइट डाउन द यूनिट ऑफ ए एंड बी, यूनिट एंड डायमेंशन में राइट डाउन द यूनिट ऑफ व्हाट। तो भाई ये तो फिजिकल क्वांटिटी का रूल है कि आम के साथ आम को ही जोड़ सकते हैं, नहीं ये प्रेशर का यूनिट रखेगा तो पूरा किसका यूनिट रखेगा भाई, प्रेशर का ही रखेगा, एग्री ना। ये वॉल्यूम का यूनिट रखेगा तो ये भी किसका रखेगा, वॉल्यूम का रखेगा। तो बहुत सिंपल सा बात है, एनीवे फिर भी देख लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम भी है कितना मोल के लिए, n मोल के लिए। तो क्या Vm इक्वल टू V बाई एन पुट कर सकते हैं? तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, P प्लस ए बाई V बाई एन का होल स्क्वायर V बाई एन माइनस बी इक्वल टू व्हाट, आर टी। देखिए तो मैंने सही लिखा, एलसीएम एन ले लिए इक्वल टू आर टी इम्प्लाई पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो ए फार्मूला और ए फार्मूला डिफरेंट है, सेम है। दिस इज फॉर 1 मोल और दिस इज फॉर n मोल। दिस इज फॉर व्हाट, 1 मोल, दिस इज फॉर n मोल। जहां पे ए क्या है, पी, ए पूरा ब्रैकेट पी आइडियल, ए पूरा ब्रैकेट भी आइडियल इक्वल टू व्हाट, एन आर टी। तो यहां से नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास पूरा क्लास वान डेर वाल गैस इक्वेशन चलते रहेगा, लेकिन उस क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें आपको एक चीज़ और पढ़ना है, वेरियल इक्वेशन। और इसी चैप्टर में मैं आपको यूडोमेट्री ऑफ गैसेस पढ़ा दूंगा, और रियल जगह रहेगा यूडोमेट्री ऑफ गैसेस, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में नहीं लिए थे। तो इसलिए मेनली वो गैसेस स्टेट का था। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू एवरीवन।